जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने स्टैटिक जीके और जीके पर जो है कि हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त सेशन करने वाले हैं। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। आपको एक से एक कंटेंट जो है कि आपको मिलने वाला है। बेहतरीन प्रश्नों से आपको अवगत कराने वाले हैं और साथ ही थोड़ा बहुत ईजी प्रश्न भी रखेंगे, लेकिन मेरा मकसद रहेगा कि आपको हाई लेवल क्वेश्चन से जो है कि आपको अवगत कराए और कुछ ईजी प्रश्न भी आपको अवगत कराएंगे। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। इसमें आपको पॉलिटी देखने के लिए मिलेगा, हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको स्टैटिक देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको विभिन्न प्रकार का जो है कि आपको इकोनॉमिक्स का सवाल भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के हम इस ज़बरदस्त सेशन को बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वाइट को आपको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए मोटिवेशनल क्वाइट लेके आए हैं। तो देखिएगा, मोटिवेशनल क्वाइट है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भींग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो आप लोग दुनियादारी को भाड़ में जाने दीजिए, आप बस अपना पढ़ाई कीजिए, आप अपने घर परिवार समाज का नाम रोशन कीजिए। आपको अभी कोई चीज़ आपको दूसरा नज़र नहीं आना चाहिए सिवाय किताब के। आप किताब को अपने माँ सरस्वती से आप अंतरात्मा से ध्यान लगा कर यह कहिए कि हे सरस्वती माँ, जो है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ जाए और आप हमें अधिक से अधिक सबुद्धि देकर जो है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ाइए, और तब जाके आप जो है कि सफल हो सकेंगे। आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा सरस्वती माँ पे ध्यान रखिए और अपने माता पिता के इस कठिन परिश्रम को देखकर आप आगे बढ़िए, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं हुआ है। बस आप मेहनत कीजिए, आपका मेहनत ही आपको आगे ज़िंदगी में एक समाज में एक अच्छा आपको पायदान पर पहुंचा सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज हम सबसे पहले जो है कि हम इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, उसके बाद जो है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला सवाल है, द्वैध शासन के जन्मदाता, ये दुनिया जानती है, लियोनस कार्टियस है। आप भी जानते होंगे, हम भी आपको बहुत बार बताए हैं, एग्जाम में भी सवाल आया है कि द्वैध शासन के जन्मदाता जो कहलाते हैं वो लियोनस कार्टियस कहलाते हैं। लेकिन द्वैध शासन का जो जनक लियोनस कार्टियस को कहते हैं, इसका सबसे पहला प्रमाण उसके द्वारा लिखित किस पुस्तक में देखा गया? तो याद रखिएगा आप लोग, डायरकी नाम के पुस्तक में लियोनस कार्टियस के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है डायरकी। क्या नाम है? डायरकी नाम के पुस्तक में याद रखिएगा कि लियोनस कार्टियस ने द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया। वहीं प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ है वह 1919 अधिनियम के तहत, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 अधिनियम के तहत, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन 1935 अधिनियम के तहत। आपको हम बता चुके हैं, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर के पद का जो नियुक्ति किया गया है किस अधिनियम के तहत? तो आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि पहली बार 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन या ताज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी प्रकार का अधिकार छीनकर अपने हाथों में ले लिया, और हाथों में लेने के बाद वहां पर एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम था भारत के सचिव। वहीं आपको बताए थे भारत के जो पहले सचिव बने थे 1858 के अधिनियम के तहत, वो कौन बने थे? तो वो स्टैनली बने थे, और 1947 तक इसका पद रहा था, सचिव का पद। और भारत के अंतिम सचिव जो बने थे वो लिस्टोवेल बने थे। कौन बने थे? लिस्टोवेल बने थे। तो याद रखिएगा, जब सचिव का भार जब काम का अधिक होने लगा तो 1919 अधिनियम के तहत, याद रखिएगा, भारत के अंदर सचिव के भार को कम करने के लिए एक नया पद ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के द्वारा लाया गया जिसका नाम था हाई कमिश्नर। क्या नाम था? हाई कमिश्नर। इसका गठन 1919 अधिनियम के तहत किया गया, याद रखिएगा। और 1919 के अधिनियम के तहत ही सिख हो गया, ईसाई हो गया, आंग्ल भारत हो गया, ये सभी को पृथक निर्वाचक प्रणाली दिया गया। वहीं 1919 अधिनियम के तहत पहली बार जो है कि लोक लेखा समिति का भी गठन 1921 में किया गया, और इसी अधिनियम के तहत याद रखिएगा 1926 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया गया। तो आप ये सब कंटेंट याद रखिएगा। और पहली बार 1919 अधिनियम के तहत ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली
का शुरुआत हुआ है। देखिएगा 1892 अधिनियम के तहत 1892 अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था, लेकिन 1919 अधिनियम के तहत जो है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ है, आप लोग याद रख लीजिएगा। वहीं 1919 अधिनियम के पारित होने के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। और 1919 अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ है? आपको बहुत बार बताया है कि प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत 1919 अधिनियम के तहत, लेकिन इस चीज को समाप्त किया गया 1935 अधिनियम के तहत। और वहां पर जो है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ, यानी प्रांतों में द्वैध शासन 1919 और इसको समाप्त करके 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू किया गया, राइट। और 1935 के अधिनियम जो है उसमें लगभग 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी आसपास। तो याद रखिएगा इसको जो है कि सबसे बड़ा अधिनियम कहा गया, याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम को। और अगर हम बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम, तो यह एक ऐसा अधिनियम था जो प्रस्तावना विहीन था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया एक ऐसा अधिनियम जो प्रस्तावना विहीन अधिनियम था, यानी उसमें प्रस्तावना नहीं था। तो मारिएगा 1935 का अधिनियम। क्या मारिएगा? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना विहीन था, यानी उसमें कोई किसी प्रकार का नियम कानून ज़्यादा मतलब कि प्रस्तावना के तहत नहीं था। तो याद रखिएगा 1935 का जब अधिनियम पारित हो रहा था या फिर पारित हो गया था, तो भारत के तरफ से जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि यह एक ऐसा इंजन है जिसमें ब्रेक नहीं है, एक ऐसा इंजन है जिसमें ब्रेक नहीं है। वहीं जवाहरलाल नेहरू का एक और कथन था 1935 के बारे में कि यह एक और गुलामी का दास्ता पत्र है, यह एक और गुलामी का दास्ता पत्र है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था, मुझे कोई क्षमा नहीं मांगनी है, मुझे कोई क्षमा नहीं मांगनी है। 1935 के अधिनियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो उनके द्वारा जो है कि आपका श्रमिक पार्टी का स्थापना भी किया गया था 1936 में। 1936 ईस्वी में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मकथा का नाम क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मकथा का नाम है ए वेटिंग फॉर वीजा। ए वेटिंग फॉर वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मकथा, याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूत कौन और कैसे वगैरह पुस्तक का भी रचना किया है, आप लोग याद रखिएगा। और इनका जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं, समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता कहा जाता है और इन्होंने ही भारत का संविधान का रचना किया था, याद रखिएगा। और भारत का संविधान दिवस या विधि दिवस जो मनाते हैं वह 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन लगभग 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका नागरिकता संबंधी अनुच्छेद लागू किया गया था। कौन सा संबंधी? नागरिकता संबंधी अनुच्छेद लागू किया गया था, याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का जो है कि आत्मा कहा है। भारतीय संविधान का आत्मा ऐसे तो प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का आत्मा पूछेगा तो अनुच्छेद 32 मारिएगा, राइट। क्योंकि अनुच्छेद 32 में जो है कि मौलिक अधिकार के हनन होने पे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट मेरे मौलिक अधिकार का हुए हनन का रक्षा करने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वहीं हाई कोर्ट जो रिट जारी करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है 1927 में स्थापित बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1927 में स्थापित बटलर कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा। किस लिए? तो याद रखिएगा आपको भारत सरकार और देशी रियासत, जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे उसको देशी रियासत कहते थे। तो याद रखिएगा वो दोनों के बीच के रिलेशन को जो है कि सुधारना सबसे मुख्य टारगेट था बटलर समिति का, राइट। आगे
अगला सवाल बताना है कि अगला सवाल आपको लोग को बताना है कि भारत में संघ सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में वर्णित है। तो संघ सरकार या संघ स्वायत्ता या प्रांत स्वायत्ता का स्थापित करना 1935 के अधिनियम का सबसे मुख्य टारगेट था, याद रखिएगा। और 1935 के अधिनियम को ब्लूप्रिंट की संज्ञा भी दिया गया है, क्योंकि इससे लगभग आपका 250 अनुच्छेद डायरेक्ट भारत के संविधान में जो है कि ले लिया गया है। और जब भारत का संविधान आपको पता है 1947 में ही भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन 1947 से लेकर अंततः 1950 में जाके भारत का संविधान लागू हुआ। तो ये 3-4 साल का जो सेशन रहा, इसमें भारत का में किस तरह से शासन चला, तो 1935 वाला अधिनियम से ही चला था। 1947 से लेकर 50 तक शासन, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में विधानसभा चुनाव में किन किन राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा, मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, संयुक्त प्रांत में, राइट। यहाँ पर पूर्ण बहुमत। और ये क्वेश्चन आता है कि विधानसभा का चुनाव पहली बार भारत में कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। और संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वह जुलाई 1946 में हुआ था, जो कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो बर्मा जो भारत से अलग हुआ है वह 1935 अधिनियम के तहत अलग हुआ है और 1937 में अलग हुआ। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ बर्मा। और बर्मा की उस समय राजधानी रंगून हुआ करती थी, और रंगून जो है वह इरावदी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और उसी रंगून शहर में 1857 के विद्रोह में दिल्ली से जो भारत नायक थे बहादुर शाह जफर, उनको वहीं पर नज़रबंद करके रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई। तो प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था, बहुत फेमस सवाल है। प्रांत सत्ता जो है वह 1935 का सबसे मुख्य कार्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांत और जो है कि आपका जो संघ सूची था या समवर्ती सूची था, उसमें कुल कितना विषय रखा गया था। आप लोग को बता दें शुरू से कि पहली बार 1935 के अधिनियम में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 प्रकार की सूचियां लाया गया। 3 प्रकार की सूची में काम करने के लिए अलग अलग विषय प्रदान किए गए। जैसे आपको पता है कि वर्तमान में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और तीनों को अलग अलग कुछ कुछ मात्रा में कुछ कुछ विषय कार्य करने के लिए दिए हैं। जैसे वर्तमान में संविधान में जो 3 सूची है, उसमें से संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो ये तीनों को अलग अलग काम करने के लिए दिए हैं अलग अलग विषय। तो उसी तरह से ये चीज़ जो है ना, पहली बार 1935 अधिनियम में ही दिया गया था भारत सरकार भारत को अधिनियमित करने के लिए। तो उसमें कितना कितना विषय था, तो आप याद रखिएगा 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय था। और सबसे अधिक संघ में ही होता है, क्योंकि वह पूरे भारत को कंट्रोल करता है। तो आप याद रखिएगा कि 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय, कितना विषय, 59 विषय। उसके बाद याद रखिएगा प्रांत सूची में 54 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय। उसमें राज्य सूची नहीं था, राज्य को पहले राज्य को प्रांत ही बोलते थे। और फिर आपका समवर्ती सूची में 36, समवर्ती सूची में 36। आप ऐसे याद रखिएगा 59, 54, 36, 59, 54, 36, 59, 54, 36, 59 संघ सूची मार दीजिएगा, फिर प्रांत सूची मार दीजिएगा आप लोग कितना, तो 54 और समवर्ती सूची 36। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फेडरल न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया। फेडरल का मतलब होता है संघ, क्या होता है, संघ। तो फेडरल न्यायालय या संघ न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत किया गया 1937 में। और याद रखिएगा कि संघ न्यायालय ही आगे चलकर 1950 में 28 जनवरी के दिन भारत का सुप्रीम कोर्ट बना, जो वर्तमान में आपका 34 न्यायाधीश के रूप में काम कर रही है, जिसमें 33 अन्य है और एक मुख्य है। और भारत का जब पहला सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में, यही वाला चेंज होके, तो उसमें
उसमें कुल 8 न्यायाधीश थे, 7 अन्य थे, एक मुख्य थे, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो DY चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो जस्टिस हीरालाल जे कानिया बने थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं भारत में जन्म लेने वाले या फिर स्वतंत्र भारत में जन्म, हाँ ऐसे क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सरोज होमी कपाड़िया। कौन बने हैं? सरोज होमी कपाड़िया बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित है? तो राष्ट्रपति जो वर्तमान में अध्यादेश जारी कर रहे हैं अनुच्छेद 123 के तहत, जो राष्ट्रपति का विधायी शक्ति का अधिकार है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना एक प्रकार का विधायी शक्ति है। तो याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का जो नियम आया है वह 1935 से ही लिया गया है। और अभी जो आप आपातकाल देखते हैं ना कि आपातकाल जो 3 तरीका का आपातकाल होता है, राष्ट्र आपातकाल, वित्त आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, तो ये तीनों भी हम लोग कहां से लिए हैं? तो याद रखिएगा ये आपातकाल हम लोग 1935 के अधिनियम से ही लिए हैं। लेकिन स्पेशली अगर वित्त आपातकाल पूछेगा कहां से लिए हैं तो अमेरिका मारिएगा। क्या मारिएगा? वित्त आपातकाल अमेरिका। और वित्त आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है और अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, याद रखिएगा। वहीं राष्ट्रपति शासन लगभग 120 से भी ज़्यादा बार लगा है। और पहली बार राष्ट्रपति शासन भारत में पंजाब में लगा था। कब लगा था? तो 1951-52 में पंजाब में लगा था। और वहीं बिहार में आपका राष्ट्रपति शासन कुल जो है कि 7 बार लगा है। बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है कि कितनी बार लगा है? तो याद रखिएगा 7 बार लगा है। और पहली बार 1968 में लगा था। कब लगा था? पहली बार 1968 में लगा था, याद रखिएगा। वहीं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और राष्ट्र आपातकाल जो है कि 352 के तहत। और राष्ट्र आपातकाल 352 के तहत अभी तक कुल कितनी बार? तो 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है भारत का संघ न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया है? डेट सहित बताइए। तो 1 अक्टूबर 1937। 1 अक्टूबर 1937, अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1937 में चुनावों में कांग्रेस का कुल कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल बना? तो कांग्रेस का कुल 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल बना। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल बना था 1937 के विधानसभा चुनाव के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है किस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों में महिलाओं के आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया? तो विधानमंडल में महिला के लिए जो सीट आरक्षित किया गया वह 1935 अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि संविधान निर्माण हेतु निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? तो संविधान निर्माण हेतु निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत, 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था तो उसी के तहत, याद रखिएगा, पहली बार डोमिनियन राज्य का देने का दर्जा दिया गया था। लेकिन संविधान का जो निर्माण के लिए पहली बार कैबिनेट आया हुआ, याद रखिएगा, आपका कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, याद रखिएगा, मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था 3 फरवरी के दिन। और इनका साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वह 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ था। और साइमन कमीशन जो आया था वह 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए, और 1919 के अधिनियम के जांच करके 1930 में जो है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया। क्या दिया? रिपोर्ट दिया। तो 3 डेट याद रखेगा साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था 8 नवंबर 1927 को, और 3 फरवरी 1928 को वो भारत आया और रिपोर्ट दिया 1930 में। कब दिया? 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट दिया। और इसी के आधार पर लंदन में 3 जो है कि आपका गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ 1930 में, 1931 में, 1932 में। और तीनों में जो अछूत के रूप में हिस्सा लिए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए थे, और महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे
दूसरे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे 1931 में। और गांधी जी जो 1931 के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे वो याद रखिएगा INS राजपूताना नाम के जहाज़ से गए थे। किस जहाज़ से गए थे? तो INS राजपूताना नाम के जहाज़ से गए थे। वहाँ से जो लौटे थे वो वेंस्टियाना नाम के जहाज़ से, किस जहाज़ से? वेंस्टियाना नाम के जहाज़ से लौटे थे और गए थे राजपूताना नाम के जहाज़ से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें बताने को जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक भी दे दिया। KAL काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और लॉरेंस की अध्यक्षता में जो है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। कितना जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दिया गया था, याद रखिएगा, संविधान सभा में जब निर्वाचन हुआ था। आप लोग को ये सब सवाल भी पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के पहले बताना है संचार मंत्री किसे बनाया गया था? तो भारत में अंतरिम मंत्रिमंडल में पहले संचार मंत्री जो बनाया गया था वो रफ़ी अहमद किदवई को। किसे बनाया गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया था, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब कुछ सवाल ले लेते हैं जो है कि हिस्ट्री का, सॉरी अभी तक जो हम कर रहे थे लगभग पॉलिटी का वो हिस्सा था। अब हम लोग हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो बताइएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालिक ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को स्थापना करके कितने वर्षों तक विशेषाधिकार जो है कि प्रदान किया था? 15 साल के लिए। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए जो है कि 1600 से एकाधिकार जो है कि दिया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे बढ़ते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो याद रखिएगा, एक ऐसा अंग्रेज गवर्नर था जो कि चाइल्ड नाम का था। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? चाइल्ड का मतलब बच्चा। तो याद रखिएगा कि आपका सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया। कितना मस्त सवाल है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को भारत से निष्कासित किया था आपके जो है कि औरंगजेब ने? तो आप लोग आंसर मारिएगा चाइल्ड। क्या मारिएगा? चाइल्ड मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1613 में स्थापित किया था, लेकिन बहुत के माइंड में 1608 आता होगा। तो 1608 में वह पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाया था, लेकिन कोशिश किया था सूरत में स्थापित करने का 1608 में, लेकिन 1613 में जो है कि आपका फरमान जारी करके जहांगीर के द्वारा जो है कि स्थापना किया गया। आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1613 में जो है कि पहली बार जब सूरत में स्थापित कर रहा था तो उस समय फैक्ट्री को क्या कहा जाता था? तो व्यापारिक केंद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्यापारिक केंद्र, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए आए थे। आगे बढ़ते हैं, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस को जहांगीर से क्या प्राप्त हुआ? तो सूरत में एक अस्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति तथा 400 का मनसब और जागीर प्राप्त हुआ। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर पराजित किया था? तो याद रखिएगा कि एक अंग्रेज पुर्तगाली थे जिसका नाम था थॉमस वेस्ट। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम है थॉमस वेस्ट। तो थॉमस वेस्ट नाम के अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली नाम के स्थान पर हराया था। किस स्थान पर? स्वाली नाम के स्थान पर हराया था। आगे बढ़ते हैं, किस यूरोपीय कंपनी ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना 1613 में स्थापित किया था? अंग्रेज ने। आपको बता चुके हैं 1000 बार। किसने स्थापित किया था? तो अंग्रेज ने स्थापित किया था, याद रखिएगा। और जहाँ जहाँ पर अंग्रेज ने स्थापित किया अपना फैक्ट्री, वहीं वहीं पर आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी स्थापित किया है। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी पहली फैक्ट्री कहाँ? तो सूरत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी घाट पे या पूर्वी भारत में जो है कि पहली फैक्ट्री जो है कि आपका मछलीपट्टनम में। तो याद रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ने भी अपनी दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित किया था वह मछलीपट्टनम में। राइट। आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स दुर्त द्वारा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह 1661 में करने पर कौन सा प्रांत उन्हें पुर्तगाल से उपहार में मिला? तो बम्बई मिला। कौन सा शहर मिला? बम्बई मिला। याद रखेगा, चार्ल्स दुर्त का जब विवाह हो रहा था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, तो 1661 में मुंबई को उपहार में दिया। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा किस राजदूत को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था? तो सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो जो थे वह जेम्स
प्रथम के एक राजदूत के रूप में 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर के दरबार में उसको भेजने का सबसे मुख्य लक्ष्य था कि शाही दरबार के अफसरों के हाथ तैयार कपड़ा बेचना और नील खरीदना और व्यापारिक संधि करना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहाँ एक किलाबंदी करके कोठी बनवाया। इस कोठी का नाम क्या था? तो सेंट जॉर्ज का किला। बहुत मस्त सवाल है। सेंट जॉर्ज किला का निर्माण याद रखिएगा 1639 में हुआ था। किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 500 पैगोडा वार्षिक कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना। तो सीधा याद रखिएगा कि अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान 1632 में कहाँ के राजा ने दिया था? तो गोलकुंडा के राजा। कहाँ के राजा? गोलकुंडा के राजा। आगे बढ़ते हैं। जॉब चॉर्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की तथा फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किया, फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चार्ल्स आयरकूट। बहुत मस्त सवाल कि फोर्ट विलियम किला का सबसे पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो चार्ल्स आयरकूट को। किसे बनाया गया था? यह चार्ल्स आयर भी कहीं कहीं लिख देता है। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा फोर्ट विलियम किला का जो निर्माण किया था वो 18 अगस्त 1800 को किया गया है। 18 अगस्त 1800 को लॉर्ड बेलेजली के समय में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश प्रभुत्व को जो प्रारंभ किया था वह प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध याद रखिएगा 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के अंतर्गत भागीरथी नदी के किनारे याद रखिएगा प्लासी का युद्ध का मैदान था। आगे बढ़ते हैं। जो कि आपका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और फिर आपका अंग्रेज गवर्नर जो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव उनके बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 48 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 48 तक। वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेके 54 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ है? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वह आपका 1749 से लेके 54 तक। वहीं तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेके 63 तक। 1758 से लेके 63 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा आप लोग कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लायसापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध ऐसे तो और निर्णायक युद्ध कहा जाता है लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर पांडिचेरी की संधि भी लेता है। और तीसरा याद रखिएगा कर्नाटक युद्ध जो 58 से 63 के बीच हुआ था तो उसमें से आप लोग याद कहीं 56 से 63 भी देता है क्योंकि यह आपका सप्तवर्ष युद्ध भी होता है। तो याद रखिएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब कुछ सवाल ले लेते हैं आपका जो है कि इसी तरह से आपको रेगुलर जो है कि हम टॉपिक वाइज करके जो है कि 10-20 लगभग 30-40 क्वेश्चन करके हर एक सब्जेक्ट से करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा और साइंस का भी हम लोग जो है कि अब शुरू कर देंगे। खास करके एलपी का जब तैयारी कीजिएगा उस लेवल से साइंस का तो आपका नॉर्मल जो भी एग्जाम होगा आपका वनडे चाहे बीपीएससी क्यों ना हो तो बीपीएससी में आप जो है कि आराम से प्रीलिम्स में साइंस का क्वेश्चन आराम से मार दीजिएगा। हम टारगेट रखेंगे एलपी को। एलपी का साइंस थोड़ा सा लेवल में रहता है और टेक्नीशियन का, तो उसको जब हम लेवल में लेकर रखेंगे तो आप इधर जो भी एग्जाम होगा साइंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन जाएगा। चलिए आप लोग को बताना है कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? तो कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना 1948 में। 1948 में। एनसीसी का स्थापना भी 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना भी 1948 में। और भारत के पहला जो नदी घाटी परियोजना था जिसका नाम क्या है? तो आप लोग को पता है भारत के पहले नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना और का स्थापना 1948 में ही हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना 1950 में हुआ है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? तो 1950 में हुआ है। कब हुआ है? 1950 में हथकरघा बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय हस्तकला पूछेगा। एक होता है हथकरघा, एक अभी बता रहे हैं हस्तकला। तो आप याद रखिएगा हस्तकला, आप जो कला दिखाते हैं
आप मान लीजिए अभी पढ़ाई से रिलेटेड है, तो पढ़ाई में आप कला दिखा सकते हैं। तो पढ़ाई में जो आप कला दिखा रहे हैं या फिर लिखते जो है, कलम को जो पकड़ते हैं जनरली कितने उंगली से पकड़ते हैं, तो 3 उंगली से। देख रहे हैं कैसे पकड़े हैं। तो जनरली आप 3 उंगली से कलम को पकड़ के अपना कला दिखाते हैं। इसका मतलब हस्तकला जो होगा उसका ईस्वी जो आएगा वो इकाई डिजिट 3 लेके आएगा। कितना आएगा? 3, यानी 1953 में हस्तकला बोर्ड का स्थापना। लेकिन हथकरघा बोर्ड पूछेगा तो 1950 मारिएगा। और अभी आपको बताएं कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? 1948। आगे बढ़ते हैं। लेकिन लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 54 में हुआ है। लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिडबी का स्थापना कब हुआ है? तो लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना 1990 में हुआ है, सिडबी का स्थापना। ठीक है। और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है। और आईडीबीआई का स्थापना 1964 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्षेत्र ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1975 में। आगे बढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? तो लौह इस्पात उद्योग में 3 प्रकार का कच्चा माल का प्रयोग होता है, जिसका नाम है लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर। तो ये 4:2:1 में होता है। 4 होता है लौह अयस्क, 2 होता है कोकिंग कोयला और चूना पत्थर होता है 3। आगे बढ़ते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा 1948 में किया गया था? बहुत मस्त सवाल है कि प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948। एकदम माइंड में याद रखिएगा ये सवाल। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1948 में किया गया था, अप्रैल 1948 में। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा अप्रैल 1948 में किया गया था, याद रखिएगा। वहीं आपको पता है कि भारत के जो पहले मंत्रिमंडल जो बना था उसमें उद्योग मंत्री जो बनाया गया था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही बनाया गया था। और भारत के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति भी कौन बना था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध पश्चिम बंगाल से है, इसीलिए आपको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे आपको पड़ा है कौन सा बंदरगाह का नाम? तो कलकत्ता बंदरगाह का नाम। समझ में आ गया। और इसके द्वारा जब आपको इस्तीफा दिया गया तो 1951 में जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा आपका 1951 में भारतीय जनसंघ का स्थापना किया गया 1951 में। और यही भारतीय जनसंघ आगे चल के 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बन गया। क्या बन गया? भाजपा। और भाजपा का जो नामकरण किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इसीलिए 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया। और याद रखिएगा कि जब वह इस्तीफा दिया था भारतीय मंत्रिमंडल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उसे संसद का शेर के रूप में जाना गया। तो सवाल पूछता है संसद का शेर किसे कहा जाते हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। आगे बढ़ते हैं। 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया? तो देश का प्रथम सीमेंट कारखाना 1900 याद रखिएगा 4 में स्थापित किया गया, चेन्नई में। कहाँ में? चेन्नई में, याद रखिएगा। वहीं भारत का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में बना था। कहाँ में बना था? सिंदरी में। आगे बढ़ते हैं। किस शहर को इलेक्ट्रॉन उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर को। किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है पंजाब का कौन सा शहर होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब का लुधियाना शहर होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। किस सूची का? संघ सूची का। और प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? तो लगभग 7 जनगणनाएं हुई है। इस बार जो है कि 8वां का कोई रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए आप लोग 7 ही याद रखिएगा। और जो भी सवाल पूछेगा आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से ही पूछेगा, क्योंकि आपका 21 में जो है कि कोई क्लियर डाटा नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 17.5%। 17.5%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है
अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं। आपातानी किस राज्य की जनजाति है? बहुत मस्त सवाल। तो आपातानी जो है अरुणाचल प्रदेश का है। आपातानी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। डफला भी कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। मिसमी, मिसमी एकदम कान खोल के याद रखिएगा, पूछता है सवाल। मिसमी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। डफला भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में है। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में। तो याद रखिएगा, अबोर हो गया, मिसमी हो गया, आपका डफला हो गया, आपातानी हो गया, ये चारों कहाँ का है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि लाखेर जनजाति कहाँ निवास करती है। तो लाखेर और मिजो दोनों मिजोरम में। लाखेर और मिजो दोनों कहाँ करता है? तो मिजोरम में करता है। आगे बढ़ते हैं। चकमा कहाँ की जनजाति है? तो चकमा असम का जनजाति है। कहाँ जनजाति? असम का। लेकिन बांग्लादेश के शरणार्थी को भी क्या कहा जाता है? तो चकमा कहा जाता है। इसको हम लोग शरणार्थी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, दूसरे देश से दूसरे देश में जाकर जो बच जाता है उसको शरणार्थी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष शरणार्थी दिवस या रिफ्यूजी डे जो मनाते हैं वो 20 जून को मनाते हैं। ये दिवस पूछता है कि शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं या रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं। 20 जून मारिएगा। क्या मारिएगा? 20 जून मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, सेंटलीज जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो सेंटलीज हो गया, ओंग हो गया, जारवा हो गया, सोमपेन हो गया, ये सब अंडमान का है। बहुत मस्त सवाल बताया आपको। सेंटलीज, उधर आपातानी बताए थे अरुणाचल प्रदेश का, इधर सेंटलीज बता रहे हैं अंडमान का। और ओंग भी कहाँ का है? अंडमान का। जारवा भी कहाँ का है? अंडमान का। सोमपेन भी कहाँ का है? अंडमान का। आगे बढ़ते हैं। सांसी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? पंजाब में। सांसी जनजाति कहाँ में निवास करती है? पंजाब में। याद रखिएगा, सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है? पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बक्कड़वाल किस राज्य की जनजाति है? बक्कड़वाल जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है बक्कड़वाल। बक्कड़वाल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का आदमी कभी कभी बकरी चलाते चलाते पाकिस्तान घुस जाता है, तो याद रखिएगा बक्कड़वाल जम्मू कश्मीर। बक्कड़वाल जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश। आपको अगला सवाल बताना है, भील जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में है? तो पूरे भारत में सबसे अधिक भील जनजाति मिलती है। याद रखिएगा, टोटल पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सा जनजाति है? तो भील है, दूसरा गोंड है। और भील जनजाति सबसे अधिक जो निवास करता है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इलाका में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल, चेंचू जनजाति कहाँ निवास करती है? आंध्र प्रदेश में। चेंचू जनजाति कहाँ निवास करती है? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, खोंड जनजाति का संबंध किस राज्य में है? तो खोंड जनजाति उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, वर्ष 1901 में जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हर्बर्ट रिजले के द्वारा। यानी कि आपका जनजाति का जो प्रजाति विभेदीकरण किया है वह रिजले नाम के व्यक्ति ने। किस नाम के व्यक्ति ने? रिजले नाम के व्यक्ति ने। आगे बढ़ते हैं। ओपोरतिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथा किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? तो हो जनजाति में। किस में है? हो जनजाति में प्रचलित है। आप लोग याद रखिएगा, किस जनजाति में? हो जनजाति में। और हो जनजाति जो है वह झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड की जनजाति है हो जनजाति। वहीं पर जो है कि आपका अपोरतिपी तथा अंडी, ओपोरतिपी तथा अंडी जनजाति निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा। और जारवा कहाँ का बताए? तो जारवा जरना सब मार दीजिएगा, सेंटलीज सब कहाँ मार दीजिएगा, आप लोग अंडमान मारिएगा। क्या मारिएगा? अंडमान। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा है। कौन सा है? जारवा है। आगे बढ़ते हैं। गद्दी जनजाति किस राज्य की मूल निवासी है? तो गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। कहाँ की मूल निवासी है? हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चिनूक नाम की स्थानीय पवन कहाँ पर चलती है? तो चिनूक नाम का जो स्थानीय पवन है वह रॉकीज पर्वत पर चलती है। कहाँ में चलती है? रॉकीज पर्वत पर चलती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फौन नाम का तूफान कहाँ चलती है? तो फौन नाम का जो तूफान या पवन चलती है वो आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है, खास करके स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक आल्प्स पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। सिराको जो है वह सबसे अधिक कहाँ का फेमस हवा है? सिराको मिस्र का है। कहाँ का है? मिस्र का।
खमसिन भी कहाँ का है? मिस्र का। खमसिन भी कहाँ का है? मिस्र का। आगे बढ़ते हैं। सिमुक कहाँ चलती है? तो अरब के रेगिस्तान में। सिमुक कहाँ चलती है? अरब के रेगिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। हरमट्टन कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान में। बहुत मस्त सवाल है। हरमट्टन कहाँ चलती है? सहारा रेगिस्तान में, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर हवा के नाम से किस हवा को जानते हैं? हरमट्टन हवा को। किस हवा को? हरमट्टन हवा को, जो कि सहारा रेगिस्तान में चलती है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जानते हैं? तो चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख के नाम से जानते हैं। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख के नाम से जानते हैं, यानी आई ऑफ द साइक्लोन। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंध चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में कितना से कितना अक्षांश के मध्य चलती है? तो 5 से 30 डिग्री के अक्षांश के मध्य। 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है उष्णकटिबंध चक्रवात, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि कर्क एवं मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? तो आप लोग कर्क और मकर का मतलब होता है, कर्क हो गया 23.5 डिग्री और मकर हो गया कर्क हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये दोनों के बीच जो चलेगा आपको पता है, उष्णकटिबंध जलवायु, यानी पूरा गर्मी वाला क्षेत्र चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कोपेन की CS जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कोपेन की CS जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलती है। किस क्षेत्र में चलती है? भूमध्य क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। टुंड्रा प्रदेश का सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश का सबसे मुख्य खाद्य पदार्थ सील मछली है। कौन सा मछली है? सील मछली है, याद रखिएगा। टुंड्रा प्रदेश का सबसे अधिक प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो सील मछली है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय वन किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फल के उत्पाद के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फल के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो रेगनर फ्रिक्स ने। किसने प्रयोग किया था? रेगनर फ्रिक्स ने। आगे बढ़ते हैं। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण रेगनर नर्क्स ने दिया है। किसने दिया है? रेगनर नर्क्स ने दिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो संतुलित विकास का सिद्धांत भी रेगनर नर्क्स ने दिया है। और गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत भी किसने दिया है? तो रेगनर नर्क्स ने दिया है, याद रखिएगा। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत भी रेगनर नर्क्स ने, वहीं आपका जो है संतुलित विकास का सिद्धांत भी रेगनर नर्क्स ने, लेकिन असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन ने दिया। आपको बताएं कि आप जो असंतुलित हो जाते हैं हंसते हंसते आदमी असंतुलित हो जाता है, यानी अनकंट्रोल हो जाता है। तो याद रखिएगा, असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन ने दिया है और संतुलित विकास का सिद्धांत जो दिया है वह किसने दिया है? तो याद रखिएगा, रेगनर नर्क्स ने दिया है। और विकास का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक करता कौन है? BS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत किसने दिया है? तो BS मिन्हास ने। आगे बढ़ते हैं। प्रबल धक्का सिद्धांत किसने दिया है? रोडा ने। आपको बताए थे, धक्का जो देता है आदमी रोड पे देता है। धक्का कहाँ देता है? रोड पे। यानी प्रबल धक्का सिद्धांत रोजेस्टिन रोडा ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि BI कर्क सिद्धांत किसने दिया है? तो BI कर्क का सिद्धांत केल्डार ने दिया है। किसने दिया है? केल्डार ने दिया है BI कर्क का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। टोबिन कर्क किसने दिया है? जेम्स टोबिन ने। यह सब क्वेश्चन बिहार दरोगा बिहार सस्सिम पूछता है, तो याद रखिएगा, BI कर्क केल्डार, BI कर्क केल्डार, BI कर्क केल्डार, टोबिन कर्क जेम्स टोबिन। आगे बढ़ते हैं। मूल्यवर्धित कर किसने दिया है? तो मूल्यवर्धित कर, जिसको हम लोग वैट कहते हैं, VAT वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि सबसे पहला राज्य बना था लगाने वाला हरियाणा बना था वैट, और अंतिम राज्य UP बना था, और पहली बार 2005 में लागू हुआ था, अंतिम बार 2008 में लागू हुआ। तो याद रखिएगा, मूल्यवर्धित कर वैट को का सिद्धांत किसने दिया है? सीमेंस ने। किसने दिया है? सीमेंस ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कर दे क्षमता सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क ने। कर दे क्षमता सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, शेयर बाजार के बाहर होने वाली सभी व्यापार को क्या कहा जाता है? तो शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्व डीलिंग कहा जाता है। कर्व डीलिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब बाजार में मुद्रा की
कमी के कारण कीमतें गिर जाती है और उत्पादन व व्यापार भी गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती जाती है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन इन डेफ्लेशन कहते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। यह किसने कहा है? रॉबिन्सन ने। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है और अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। यह दोनों सिद्धांत किसका है? तो रॉबिन्सन का है। किसका है? रॉबिन्सन का है, याद रखिएगा। वहीं आपका अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है मार्शल, यानी मार्शल जो गाड़ी होता था पहले बोलेरो के तरह को मार्शल गाड़ी होता था तो वह एक आदर्श गाड़ी होता था। कैसा गाड़ी होता था? आदर्श, यानी अच्छा गाड़ी होता था। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जो है कि इसे 2 बार 3 बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग जो है कि अब अगले सेशन में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। आप लोग अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल और फिर अपना तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। तब तक के लिए हम इस सेशन को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।